नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट C 305 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट के थर्ड पार्ट को समझने जा रहे हैं, जिसे हम स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग कहते हैं। तो चैप्टर को समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, हमने पूर्व के चैप्टर्स में भी समझा है। इट्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू द प्लानिंग, डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in order to provide for the safe, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods। सरल भाषा में बात करें तो सुगम और सरल सेफ यातायात हेतु जब हम टेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। यह जो परिभाषा है, यह जो डेफिनेशन है, ITE द्वारा दी गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग द्वारा यह सरल परिभाषा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यातायात अभियांत्रिकी की दी गई है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, यातायात अभियांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। द इवैल्यूएशन एंड एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैव बीन क्लोजली लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है, यातायात की महती आवश्यकता बढ़ती जाती है और रिसर्च और इंजीनियरिंग भी साथ साथ में बढ़ती जाती है, और आज हम अच्छी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक स्वरूप जीवन में देखते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी देश का बढ़ता है अच्छे यातायात के साधनों द्वारा। फॉर ह्यूमन नीड ऑल द एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के उसके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन तक, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हमें अलग अलग स्टेजेस पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ट्रांसपोर्टेशन इज असेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट इन इमरजेंसी फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री। देश की रक्षा हेतु भी जो भी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होता है, मूवमेंट होता है, उसमें हम जानते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक विशेष महत्व है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है हाईवे इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक भाग हाईवे इंजीनियरिंग, जिसे हम रोडवेज भी कहते हैं। हाईवे, रोडवे, सड़क का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो क्या होता है। द रोड पेवमेंट आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन लो एम्बैंकमेंट्स अबव द जनरल और adjoining लैंड whatever possible in order to avoid the difficult drainage and maintenance problems। एक हाईवे को हमेशा एक लो एम्बैंकमेंट से ऊंचा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हाई लेवल पे बनाया जाता है ताकि हमें प्रॉपर ड्रेनेज और मेंटेनेंस का फायदा मिल सके, इसीलिए इसको हाईवे कहा जाता है। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीलिंग विद रोड्स इज जनरली कॉल्ड हाईवे इंजीनियरिंग। और जो रोड से संबंधित इंजीनियरिंग या तकनीक होती है उसे हम हाईवे इंजीनियरिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का क्या रोल होता है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनालिसिस अप्रोच is to intervene delicately and deliberately in the complex fabric of society to use transport effectively। सरल भाषा में बात करें तो सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है उसमें
ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज़ इफ़ेक्टिवली हम ले सकें, उसकी जो इंजीनियरिंग होती है उसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है, और जो ये रोल प्ले करता है उसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर कहा जाता है। एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर को रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, उसे अच्छे से थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी पता होने चाहिए, और एम्पेरिकल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसकी भी उसे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, क्या डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। मल्टी मॉडल सिस्टम आजकल यूज होता है। ये मल्टी मॉडल सिस्टम, मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जब अधिक यातायात के साधनों का प्रयोग हो, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का उपयोग हो, तो उसे मल्टी मॉडल कहा जाता है। इसमें एयर, लैंड तथा सी तीनों की सहायता ली जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मल्टी सेक्टर आ गया है। कहने का तात्पर्य है ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट में भी सहायता देता है, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सहायता देता है, तथा जो पब्लिक है, साधारण जो लोग हैं, उनको भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लाभ होता है। तो यह मल्टी सेक्टर में लाभ देता है, मल्टी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को, कैरियर मैनेजमेंट इश्यूज़ को सॉल्व करता है, रेगुलेटरी, इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में मल्टी प्रॉब्लम का सॉल्वेज होता है। किसके द्वारा? एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम द्वारा, एक अच्छे यातायात के संसाधनों द्वारा। मल्टी ऑब्जेक्टिव है, एमिंग एट नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम जानते हैं, किसी भी देश का विकास, राज्य का विकास, व्यक्ति स्वयं का विकास, उस क्षेत्र के अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर निर्भर करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी, ये भी हमने देखा, द थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, अदर नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट एंड, इसमें सभी के कुछ न कुछ गुणों को यूज करते हुए एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का विकास किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एडवांटेज इन रोड ट्रांसपोर्ट, क्या क्या इसके लाभ हमें मिलते हैं। अमंग ऑल रोड ट्रांसपोर्टेशन इज नियरेस्ट टू द पीपल। सभी यातायात के साधनों से अगर हम सरल रूप में देखें तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सरलतम है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे सरल रूप में पहुंच सकता है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसका, ये हम पूर्व के चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, हम यहाँ पे इसका एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, फ्लेक्सिबल सर्विस होती है, मोर फ्रीडम टू यूजर्स वाइल ट्रैवलिंग। जब अपन रोड से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं तो कहीं से भी सरलता से रुक सकते हैं। ट्रेन तथा एयरवेज में यह संभव नहीं हो पाता है। एबिलिटी टू अकोमोडेट वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल एट अ टाइम, एक ही रोड पर साइकिल भी चल सकती है, मोटरसाइकिल भी चल सकती है, कार भी चल सकती है और ट्रक भी चल सकता है। क्विक एंड अश्योर्ड डोर टू डोर सर्विस, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोड ट्रांसपोर्ट से सरलता से पहुंच सकता है। फास्टर एंड चीपर सर्विस पर्टिकुलरली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, यह एक फास्ट सिस्टम है तथा सस्ता सिस्टम है। तो कहने का मतलब है हाईवे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह बेस्ट संसाधनों में गिना जाता है। अब प्रमुख टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारे यूनिट का जो टॉपिक है 1.3, दैट इज स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का अर्थ है इसका कार्य क्षेत्र क्या है, किन किन बातों पर हम चर्चा करेंगे, किन किन बिंदुओं को हम समझेंगे, तो उसका हम एक विश्लेषण आज करने वाले हैं। प्रथम है डेवलपमेंट प्लानिंग एंड लोकेशन, दूसरा है हाईवे डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक्स एंड स्ट्रक्चर्स,
तीसरा है ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल। चौथा है मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड अगेन मेंटेनेंस, मटीरियल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इकोनॉमिक्स, फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन कार्यक्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रथम डेवलपमेंट प्लानिंग एंड लोकेशन में हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि हम हाईवे इंजीनियरिंग जो पढ़ेंगे उसके कार्य क्षेत्र में किन किन बिंदुओं, किन किन पहलुओं को देखेंगे, उसका अभी हम एक प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम आगे चल के इनको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। पहला है डेवलपमेंट प्लानिंग एंड लोकेशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो किस प्रकार से पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे, किस प्रकार से सड़कों का विकास हुआ, जो मिस्र के समय, रोमन कल्चर के समय, पुरानी जो सभ्यताएं हैं उस समय किस किस प्रकार की सड़कें थी और किस प्रकार से इंजीनियरिंग में गुणवत्ता का विकास, क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होता रहा, और आज हम जो अच्छी क्वालिटी ऑफ सड़कें हैं वो देख पा रहे हैं। बेसिस ऑफ प्लानिंग क्या रही, कौन कौन से मास्टर प्लान्स यूज़ हुए, इंजीनियरिंग सर्वेस क्या होते हैं, किसी भी सड़क को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रमुख सर्वेस किए जाते हैं, हाईवे के अलाइनमेंट किस प्रकार से होते हैं, वो हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम देखते हैं हाईवे डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो रोड ज्योमेट्रिक एंड डिज़ाइन के बारे में हम देखेंगे। ज्योमेट्री अर्थात क्या उसके डायमेंशंस होते हैं, क्या कर्व्स यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, इसके बारे में भी हम देखेंगे। डिज़ाइन फैक्टर्स एंड थिकनेस डिज़ाइन, किन किन बिंदुओं को, किन किन फैक्टर्स को लेकर के किसी भी हाईवे की डिज़ाइन करी जाती है तथा उसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है, क्या क्या बिंदु उसमें समाहित होते हैं, किन किन चीज़ों को देखते हुए उसकी डिज़ाइन करी जाती है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ओवरले डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन एंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज हम जानते हैं जल निकासी किसी भी हाईवे के जीवन को बढ़ाती है। अगर कहीं पर भी जल ठहर जाएगा तो वह सड़क जो होगी उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है, वो सड़क टूटने लग जाती है। तो उसकी किस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है, किस प्रकार से कैम्बर दिया जाता है, किस प्रकार से ढलान दी जाती है ताकि जो जल है वह स्वतः ही निकास उसका हो जाए। अगर स्वतः निकास संभव नहीं है तो वहाँ पर क्या हमें ड्रेनेज की फैसिलिटी देनी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा है हाईवे इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र में ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल। तो हम यहाँ पर ट्रैफिक जो होता है उसकी स्टडी को एनालाइज करते हैं। नीड फॉर न्यू रोड लिंक्स देखते हैं, नई सड़कों की कब आवश्यकता होती है, ट्रैफिक का रेगुलेशन किस आधार पे होता है, इंटरसेक्शन डिज़ाइन क्या होती है, उसके कंट्रोल क्या होते हैं, अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल साइंस क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, मार्किंग्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, सिग्नल्स हम जानते हैं ट्रैफिक के अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग मार्किंग्स होती हैं, विशेष चिन्ह होते हैं जिनका ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर अपना एक स्पेशल नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, और उसके आधार पे ही ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। तो यह हम विस्तृत रूप से हाईवे इंजीनियरिंग में आगे चल के पढ़ेंगे। मटीरियल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यह। हाईवे मटीरियल, कौन कौन से मटीरियल्स को हाईवे बनाते समय यूज़ किया जाता है हम देखते हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड अर्थवर्क क्या होता है, मिक्स डिज़ाइन क्या होता है। मिक्स डिज़ाइन का अर्थ है हाईवे को बनाने के समय हम डिज़ाइन मिक्स बनाते हैं, जो भी हम मिक्सचर डेवलप करते हैं वो तकनीकी रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, पहले से टेस्टेड होना चाहिए,
वह काम हम करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। छात्रों, सॉइल के स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? सड़क जब भी हम बनाते हैं तो नीचे की जो मृदा होनी चाहिए, जो मिट्टी होनी चाहिए, वह स्टेबल होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए, ताकि वह बियरिंग कैपेसिटी, उसकी स्थायित्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी सड़क उसके ऊपर बन रही है तथा जो भी लोड उसके ऊपर से, कोई भी व्हीकल उसके ऊपर से जब भी निकलेगा तो वह इतनी समर्थ हो कि वह उसका लोड ले सके। तो इसके लिए जो भी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको स्थायित्व प्रदान किया जाता है, जिसे हम सॉइल स्टेबलाइजेशन कहते हैं। WBM अर्थात वाटर बाउंड मैकडम रोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बिटुमेन सरफेस क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट रोड कौन सी होती है, कैसे यह बनती है। हम मुख्य रूप से देखते हैं सड़कें बिटुमेन डामर की सड़कें होती है तथा सीमेंट कंक्रीट रोड हम हर जगह पर देखते ही हैं। तो उनकी कहाँ कौन सी सड़क बनेगी, किस आवश्यकता के अनुरूप वह सड़क बनाई जाती है, उसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। पेवमेंट फेलियर क्या होता है, पेवमेंट एवेल्युएशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग के कार्यक्षेत्र स्कोप में हम पांचवा बिंदु देखते हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रोड यूजर कॉस्ट एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स। कहने का अर्थ यह है कि किस स्थान पर कौन सी सड़क हमें एक्सप्रेसवे बनाना है, वहाँ नेशनल हाईवे की आवश्यकता है, किस गुणवत्ता वाली और किस प्रकार की सड़क की आवश्यकता है, इसका पूर्ण रूप से एक इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे और अन्य वस्तुओं को, बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की सड़क बनेगी उसका चुनाव किया जाता है। प्रॉपर उसकी DPR बनाई जाती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। पेवमेंट टाइप्स एंड मेंटेनेंस मेजर के बारे में हम देखेंगे। हाईवे फाइनेंस एंड फेजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, किस प्रकार से एक हाईवे को बनाना है, क्या क्या उसके अंदर बिंदु सम्मिलित होंगे, पैसा जो लगेगा वो किस किस फेज में रिलीज होगा, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेसेस हैं, ये भी हम यहाँ देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है, ये भी हम देखेंगे। छठा बिंदु है एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। तो हम जानते हैं कि पर्यावरण पे बहुत ही ज़्यादा, हाईवे अगर कहीं पर भी होगा तो वहाँ पर्यावरण पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। किस प्रकार से पड़ेगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें वृक्ष संवर्धन कर देना चाहिए। तो एक बिंदु आता है आर्बोरिकल्चर, वृक्ष संवर्धन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम अन्य आगे चल कर के पढ़ेंगे। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी हाईवे का, तो हम जानते ही हैं सोशल स्तर पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है किसी भी समाज की। अगर उसे हम, उस समाज या किसी भी क्षेत्र को हमें विकसित करना है तो हमें वहाँ पे, अगर हमने वहाँ पे सड़कें प्रदान कर दी तो हम जानते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होने से, यातायात की सुगमता होने से उस क्षेत्र का, समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास बड़ा ही सरल हो जाता है। तो एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से हाईवे का होता ही है। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी हाईवे के निर्माण में क्या क्या बिंदु सम्मिलित होते हैं। तो हम देखते हैं यह पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। सबसे पहले प्लानिंग करी जाएगी, फिर उसकी प्लानिंग का अर्थ है थॉट के आधार पे एक जनरल प्लानिंग करी जाएगी, किस प्रकार का हाईवे हमें निर्मित करना है। फिर एक प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक एक डिज़ाइन बनाई जाएगी, फिर उसकी डिटेल्ड डिज़ाइन बनाई जाती है। उस डिटेल्ड डिज़ाइन पे इंजीनियर की प्रेजेंस में कंस्ट्रक्शन होता है और उस कंस्ट्रक्शन के उपरांत उसका यूज़ अथवा ऑपरेशन होता है। तो यह एक पूरा का साइक्लिक प्रोसेस है जिसे हम यूज़ करते हुए अच्छे से
किसी भी हाईवे का निर्माण करते हैं अथवा किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के मुख्य बिंदु यही होते हैं। तो आशा है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको हाईवे इंजीनियरिंग का जो कार्य क्षेत्र है, स्कोप है, वो समझ आया होगा। किन किन बिंदुओं को हमें टच करना है आगे चैप्टर्स में वह समझ आया होगा। धन्यवाद, अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।